राजधानी दोहा मंगलवार का दिन दोपहर के 3:45 बज रहे हैं। अचानक जोरदार धमाके होते हैं। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और ईरान से भी बड़ा हमला है ये। निशाने पर हमास के लीडर, लेकिन हमला सबसे अमीर अरब देश पर हुआ, सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक फोर्स पर। कतर में हुए इस धमाके ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है। कतर पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए संप्रभुता नाम के बैरिकेड को भी तोड़ डाले। यानी अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल उन देशों पर भी हमले से परहेज नहीं करेगा जो अभी तक इस युद्ध से दूर रहे हैं। क्या कतर पर हुआ इजरायली वायुसेना का हमला इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का युद्ध भड़काने जा रहा है? क्या कतर के बाद इजराइल तुर्की पर भी हमला करेगा? क्या इस्तांबुल पर एयर स्ट्राइक होगी क्योंकि हमास के नेता तुर्की में भी रहते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाने के लिए वो हर कदम उठाएंगे, फिर चाहे जमीन कोई भी क्यों ना। कतर में हुए हमले के टारगेट पर हमास चीफ खलील अल हय्या थे, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। कतर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का हमला उसे मध्यस्थता करने से नहीं रोकेगा, यानी हमास से डील करना जारी रहेगा। और इसलिए अब इजराइल के सामने कतर नाम का दुश्मन भी तैयार हो चुका है। उधर कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन धानी का कहना है कि कतर की कूटनीति में मध्यस्थता उसकी पहचान का हिस्सा है, ये जारी रहेगी और हमारे आसपास के मुद्दों पर इसमें हमारी भूमिका को जारी रखने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ताकि क्षेत्र में स्थिरता हासिल की जा सके। क्या कतर इजराइल के हमलों को लेकर खामोश रहेगा या वो भी वैसे ही जवाब देगा जैसे ईरान ने इजराइल को 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार दिया है? तेल अवीव और हाइफा में गिरती हुई ईरान की मिसाइल देखी। 13 जून को तेहरान पर इजराइल के हमले के बाद शुरू इस जंग में ईरान ने इजराइल पर 600 मिसाइलें दागी थी। इजराइल के कई शहरों का यही हाल हुआ। फिर 12 दिन बाद अमेरिका के दखल से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। क्या कतर ऐसा ही जवाब देने की ताकत रखता है? आर्थिक रूप से सबसे मजबूत अरब देश कहा जाने वाला कतर है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हथियारों के मामले में ये सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम से लैस है। कतर के पास 36 राफाल फाइटर जेट है। कतर के पास 24 यूरोफाइटर टाइफून जेट है। कतर के पास 37 F-15 ईगल लड़ाकू विमान भी हैं और ये ताकत कतर को अरब देशों में सबसे मजबूत एयरफोर्स भी बनाती है। लेकिन सवाल वही कि क्या कतर इजराइल को जवाब देगा या फिर वो शुरुआती रिएक्शन के बाद खामोश बैठ जाएगा? सवाल है कि कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस रखने वाले अमेरिका को क्या इस हमले के बारे में पता था? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से समझिए कि अमेरिका इस हमले को कैसे देखता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मैं इस हमले को लेकर उत्साहित नहीं हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये अच्छे हालात नहीं, हम बंधकों को वापस चाहते हैं, लेकिन जो हुआ उसे लेकर उत्साह नहीं। मुझे कभी किसी चीज से आश्चर्य नहीं होता, खासकर जब बात पश्चिम एशिया की हो। मैं इस पर बयान दूंगा। मैं इससे बहुत दुखी था। हमें बंधकों को वापस लाना है। जिस तरह से ये हुआ उससे बहुत दुखी हूँ। ट्रंप बता रहे हैं कि वो इजराइल के हमले से खुश नहीं हैं, लेकिन अब उनकी प्रवक्ता कैरोलिन लीवेट की बात पर गौर कीजिए, क्योंकि कैरोलिन लीवेट ने इजराइल को लेकर ट्रंप की पॉलिसी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। कैरोलिन लीवेट ने साबित कर दिया है कि इजराइल को अमेरिका से पूरी छूट मिली है और कतर पर हुए हमले को लेकर एक तरह से ट्रंप का ग्रीन सिग्नल था। कतर को पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी माना जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और डिप्लोमेटिक संबंधों को लेकर कतर ये मानता रहा है कि इजराइल उससे दूर रहेगा। लेकिन 9 सितंबर को हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक ने सब कुछ गलत साबित कर दिया। अब या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या तो उनकी प्रवक्ता कैरोलिन लीवेट। दोनों की बातों को लेकर कतर उलझन में पड़ गया है, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री का दावा है कि इजराइल के हमले के 10 मिनट बाद ही ट्रंप की कतर के अमीर से बात हुई और उन्होंने हमले की निंदा की। इजराइल ने हमला करके दिखा दिया कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब इजराइल के एक्शन ने तुर्की के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि तुर्की भी हमास के बड़े मददगार देशों में शामिल है। दोहा में वो जगह देखिए
जहां इजराइल ने बम गिराया। मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों ने इस इमारत का क्या हाल किया है। यहीं पर हमास के वो अधिकारी थे जो कतर में गाजा युद्ध विराम पर डील के लिए बात कर रहे थे। एक बार फिर सवाल कि ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया और अब इस युद्ध में बाकी अरब देश भी कूदेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। इजराइल ने वहां हमला किया है जो सबसे अमीर अरब देश है, जो सबसे प्रभावशाली अरब देश, जो गैस उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा चुका है। इस चमक धमक और पावरफुल डिप्लोमेसी को इजराइल के हमले ने बड़ी चोट दी। यूरोप के गुरूर को चकनाचूर करने जैसा है। इसीलिए पूरा अरब वर्ल्ड नाम के लिए ही सही इस वक्त कतर के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को बहुत ही खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की हर हद पार कर दी। इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। ऐसे में साफ लग रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम एकॉर्ड की सभी उम्मीद खत्म हो सकती है, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि इजराइल के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक गाजा में युद्ध खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अब कतर में धमाकों ने रियाद में सबको अलर्ट कर दिया। लेकिन इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड वाली संधि करने वाले यूएई ने भी इजराइल की आलोचना की। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो कतर के साथ खड़ा है। इजराइल के हमले को यूएई ने विश्वासघाती बताया। कुवैत ने भी कहा है कि कतर पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है और इससे पूरे पश्चिम एशिया में आग लग सकती है। जॉर्डन, जिसके साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते, उसने भी कहा है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर जो भी कदम उठाएगा वो उसका समर्थन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कतर में धमाकों वाले मिशन को अंजाम देकर इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड की एकजुटता को टेस्ट कर लिया है। क्या हमास को टारगेट करके किए गए धमाकों का अरबी गुरूर मजबूती से जवाब देगा, या कुछ दिनों के तनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कतर पर इजराइल का हमला इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ऐसे ही हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ। वली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती हैं तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है ना अमेरिका की। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर जादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर दोगुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप रही है। खबर ये कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू को कहीं ना कहीं मालूम है कि कतर इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की ताकत तो रखता है, लेकिन ऐसा इरादा करना उसके लिए मुश्किल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते। दरअसल ये हमला तब हुआ जब दोहा में
हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में बातचीत कर रहे थे। नेतन्याहू का युद्ध किन किन देशों में फैल चुका है, इसमें गाजा यानी फिलिस्तीन पहले से शामिल। दूसरा है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इजराइल ने बड़ा झटका दिया। तीसरा है यमन, जहां नेतन्याहू की बमबारी पूरी कैबिनेट खत्म कर चुकी है। चौथा है सीरिया, जहां जुलानी की हुकूमत पर भी इजराइल ने बम बरसाए हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम जारी है, लेकिन कब युद्ध शुरू हो जाए नहीं मालूम। और अब खाड़ी देश कतर पर इजराइल का बम गिरा है। कतर में इजराइल की बमबारी के बाद बंधकों के रिश्तेदार परेशान हैं, क्योंकि कतर ही वो देश है जिसके जरिए हमास से बातचीत अभी तक हुई। ऐसे में बातचीत पर फुल स्टॉप का मतलब है कि बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस वक्त हमास के कब्जे में इजराइल के 22 बंधक हैं, जबकि 38 उन बंधकों की लाशें भी हैं जो हमास की कैद में रहते हुए मर चुके हैं। इसकी वजह इजराइल की बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन भी है। बड़ा सवाल यह भी उभर रहा है कि कतर के बाद क्या अगला नंबर तुर्की का है, क्योंकि कतर पर हुआ हमला सिर्फ अरब वर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला अटैक। इजराइल के सेना अध्यक्ष याल जमीर ने 31 अगस्त को कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास के नेता सुरक्षित नहीं रहेंगे और इजराइल उन्हें भी निशाना बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।